ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। आपका बेटा इतना तंदुरुस्त कैसे है? बाहर का खाना बंद, बेल वाल भोग चक्की फ्रेश आटे से बनी रोटी खिलाइए। अपने कार्यक्रम 22 की ख्वाहिश को लेकर प्रतिपक्ष संवाद इस वक्त है द्वाराहाट विधानसभा में, और हमारे साथ हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से द्वाराहाट विधानसभा के पूर्व विधायक मदन सिंह बिष्ट जी। तो आइए करते हैं उनसे कुछ खास वार्तालाप और कुछ जनता के सवाल भी उनसे करेंगे। बिष्ट जी, आपका स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में। थैंक यू सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 82-83 में सबसे पहले मैं डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष दिल्ली में बना था। वहाँ से मैंने अपनी राजनीति स्टार्ट करी। उसके बाद हम इंदिरा गांधी जी से प्रेरित होकर, उन्होंने कहा था, मेरे को याद है वो दिन 83 का, उन्होंने कहा था कि जब कोई ना कोई, आज तक वहाँ पे NSY जीतती नहीं थी, उन्होंने कहा था कि यदि कोई NSY से जीत के आएगा तो हम उसको आगे राजनीतिक में आगे बढ़ाएंगे। दुर्भाग्यवश 84 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में 85 में हम पहली बार NSY से लड़े, तो उसमें हम उपाध्यक्ष पद पे विजयी रहे और अध्यक्ष पद, 2 पद हम विजयी रहे। उसके बाद में फिर 86-87 में शौक था राजनीति करने का, स्टूडेंट छात्र जीवन से। 86-87 में फिर मैं, इन लोगों ने कुछ, क्योंकि हम पहाड़ के लोग थे, पारिवारिक कमजोरियां थी, लोग हमें ये समझते थे कि मतलब भाई पहाड़ के लोग हैं, इतनी दमकता नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैंने 86-87 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, अपनी एक पार्टी बनाई दिल्ली छात्र मोर्चा करके। उसमें मैंने NSY की भी जमानत जब्त करी और ABVP की भी जमानत जब्त करी। जिन ABVP के लोगों की मैंने जमानत जब्त करी थी वो आज राज्यसभा के मेंबर भी हैं। कोई किसी का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, राकेश सिन्हा जो मतलब राज्यसभा मेंबर भी है, उस समय वो संघ का प्रचारक है, उसकी भी मैंने उस समय जमानत जब्त करी थी। एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा कि पहाड़ के लोगों को जो भी छात्र नेता वगैरह बनते हैं, तो उनका कहना होता है कि दिल्ली में जाकर छात्र नेता बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर मनी पावर ज़्यादा चलता है, वो बताते हैं। नहीं, उस समय की राजनीति की छात्र की वो अच्छी वो थी। एक तो जो भी चीज़, जो नौजवान बच्चे होते हैं वो हमेशा सरकार के खिलाफ रहते हैं, पहली चीज़ उस समय की। मैं आजकल तो राजनीतिक धर्रा बड़ा, दूसरा जो स्टूडेंट राजनीतिक है, जब से ये लिंगदो कमेटी आई है तब से ख़त्म हो चुकी है। नहीं तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि हम अपनी इतनी चलाते थे, इतनी दमकता रखते थे कि मतलब चाहे पुलिस कमिश्नर भी हों, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे कुछ हो, हम स्टूडेंटों की पावर से हम अपनी बात को मनवा लिया करते थे। तो उस समय ताकत भी होती थी। लेकिन आज क्या है, आजकल बच्चे भी दूसरे टाइप के हो गए, कोक पीने वाले हो गए, बर्गर खाने वाले हो गए, तो अब उस सिस्टम भी वो रहता था। और आजकल क्या हो गया, मैं तो साफ देखता हूँ, पहाड़ में तो हमारा बहुत ही वो हो गया, शराब की दुकानों में जाके, डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष बनते हैं, वो शराब की दुकानों पे जाके जो है कहते हैं हमारी 6 बोतल बांध दो, 8 बोतल बांध दो। ये चीज़ गलत। लड़ने के लिए हमेशा ताकत भी चाहिए, ताकत के साथ अकल भी चाहिए। मदन सिंह बिष्ट जी को ज़्यादा क्या पसंद है, दबंगता या शालीनता? देखिए, शालीनता के साथ साथ क्या होता है, अपनी बात को कराने का। हम छात्र नेता रहे, ये हिंदुस्तान में एक प्रवृत्ति है कि 30 साल तक जो आदमी जिस तरीके का रहता है वो मरते वक्त तक उसी तरीके का रहता है, उसकी आदत नहीं चेंज होती है। क्योंकि हम छात्र नेता रहे, 4 बार रहे, ऐसा नहीं एक बार रहे। मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्टेड प्रेसिडेंट मैं रहा हुआ, इलेक्टेड मैं 4 बार। और हमारे यहाँ तो 24 साल 25 साल यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट की उम्र होती है, 24-25 साल से ऊपर नहीं लड़ सकता। तब भी मैं 4 बार, मेरे को याद होगा, मेरे को पता भी है कि 4 बार रहना छात्र नेता बहुत कम होते हैं। तो एक स्टाइल अपना अपना हो जाता है जिस तरीके से होता है। 30 साल तक जो आदमी बदल गया, नहीं तो मरने वक्त तक वो आदमी बदलता नहीं। अब अगला सवाल मैं आपके विधानसभा क्षेत्र को लेकर करता हूं कि आप भी 5 साल विधायक रहे, लेकिन क्या कारण रहा कि पिछली बार आपको हार का सामना करना पड़ा और
वोट का मार्जिन 6000 से ज़्यादा रहा, ये मोदी लहर एक कारण बनी थी या फिर कार्य ऐसे कुछ कमियां रह गई थी? देखिए, इसमें मैं यहाँ की राजनीति को भली भांति पहाड़ की समझ नहीं पाया। मैं सोचता था जिन गांव में 40-40 साल से रोडें नहीं थी, मैंने वहाँ रोडें दी। जहाँ 40-40 साल से पानी नहीं था, मैंने वहाँ पानी दिया। लेकिन राजनीतिक है, वो हमें आती नहीं छल कपट की राजनीति करनी। हम साफ आदमी हैं, साफ राजनीति करते हैं। हम ये सोचते थे भाई काम हमने करा दिया। मैं 350 करोड़ की योजनाएं दोराट चकुटिया क्षेत्र में लाया। आरटीआई का जमाना है, यदि हम झूठ बोल रहे तो आरटीआई का जमाना है, आरटीआई से आप देख लो, निकाल लो। इनका क्या था कि गांव में जाके लोगों के पैर पकड़ने, झूठ बोलना, लोगों से कह दिया कि मैं तुम्हारी नौकरी लगा दूंगा। 3-4 हज़ार तो बायोडाटा इन लोगों ने इकट्ठे करे कि हम तुम्हारी सरकारी नौकरी लगा देंगे। तो ऐसे झूठ प्रचंड से, और फिर बीजेपी है, बीजेपी झूठ प्रचंड में तो सबसे माहिर, झूठ बोलने में सबसे माहिर। हमने देखा भाई जितना झूठ ये बोल सकते हैं, इनको सिखाया जाता है, इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो झूठ के प्रचंड से कि मेरे को आखिरी बारी है कि मैं 2 बार मैं पहले हार गया हूँ, कांग्रेस से हार गया हूँ, तीसरी बार मेरे को मिला है, मेरा राजनीति खत्म हो जाएगा, मैं जान दे दूंगा अपनी, इस तरीके से करके तो वोट में आ गए। उसमें 6000 या 15000 से भी जीत जाते। आपके प्रतिद्वंदी जो थे वो कांग्रेस पार्टी के ही थे पहले, और वो पहले 2 बार कांग्रेस से वो चुनाव उनको टिकट मिला था, लड़े थे। मैं जब इंडिपेंडेंट लड़ा था, मैंने 2000 वोट इनको पीछे रखा था। उस समय चौथे नंबर पे थे ये। क्या कारण रहा कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? अब होगी, राजनीतिक है, राजनीतिक के लिए आदमी कुछ भी कर दे, अपने उसके बाप बदल ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई? हम तो वो ठाकुर आदमी, बाप नहीं बदलते। अब बाप बदलते हैं, कई लोग देख नहीं रहे किस तरीके से लोग जा रहे हैं। आजकल की राजनीति थोड़ी हो गई है, खरीद फरोख्त की राजनीति हो गई है। आपके क्षेत्र के विधायक कहते हैं कि मैंने पिछले 4 सालों में कई सारे स्टेडियम बनवा दे, मैं खेल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने खेल का माहौल बना के रख दिया है। कौन सा स्टेडियम उन्होंने बनाया है? एक में ये छाना गोलू का स्टेडियम तो मैंने पहले ही ले आया था। अभी एक बिनता का मैं सुन रहा हूँ, बिनता में एक स्टेडियम के लिए 1 करोड़ रुपए के करीब धनराशि आई है, उसका अभी टेंडर लगा है। खेल में ये क्या रहा है? ये क्या रहा है खेल में? आप मुझे बता, खेल में दिखा तो दिया किस खेल में माहिर थे। देख रहे होगे, लड़की पैदा कर दी, इससे ज्यादा खेल में और क्या माहिर होंगे ये? आप बताइए ना। पुष्पेश जी कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा खाका तैयार किया था और मदन सिंह बेस जी उस पर काम कर गए। देखिए, काम कराना, मैं आज आपको बता दूं, ये खाला जी का घर नहीं है, ये राजनीतिक है। यहाँ काम डंडे के जोर से भी कराए जाते हैं, और काम करने के लिए सीएम और सेक्रेटरी काम कर सकता है, और कोई काम नहीं करता है। यहाँ जब विधायक पहली सेक्रेटरी को सेक्रेटरी साहब कह देंगे, सेक्रेटरी तुम्हारा काम क्या करेगा? डीएम को डीएम साहब कह देंगे। यहाँ के विधायक मैंने ऐसे देखे, वो ग्राम प्रधान जो बनने लायक नहीं थे, वो यहाँ के विधायक बन चुके हैं। आपको क्या लगता है एक अच्छे विधायक के क्या क्या गुण होने चाहिए? ऐसा होता है, विधायक वो होना चाहिए नए होने वाले कामों को भी करा के शासन से लाए, उसको विधायक कहते हैं। मेरे क्षेत्र में चले जाइए आप, ये बगवारी पोखर में आधे किलोमीटर पे 3 इंटर कॉलेज है। कोई मानक में होते हैं 3 इंटर कॉलेज, 7 किलोमीटर का मानक होता है। मैंने 3 इंटर कॉलेज खोल रखे हैं। राहुल गांधी जी का एक बयान आया है साउथ में जाके, वायनाड में उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत से ज़्यादा दक्षिण भारत के लोग ज़्यादा प्यार देते हैं, और इस पर कांग्रेस की एक विधायक अदिति सिंह ने इसका विरोध भी किया है। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैंने ये बयान उनका सुना नहीं है, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दिया है, इसको देखेंगे, इस पे वो रहेंगे। ऐसा नहीं है, दक्षिण भारत और साउथ में मेहनत करने की हमें ज़रूरत भी है। खासकर हमें संगठन को, ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत करना है। यदि संगठन मजबूत होगा तब कांग्रेस भी हमारे यहाँ भी मजबूत रहेगी। अभी आप उत्तर प्रदेश में देखना, उत्तराखंड में देखना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों को संगठन के माध्यम से मेहनत करनी पड़ेगी। भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी है कि ग्रास रूट लेवल पर उनका संगठन कमज़ोर होता जा रहा है, उनका जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो उनसे दूर होता जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, संगठन में कमजोरी है, कार्यकर्ताओं में कमजोरी नहीं है। कार्यकर्ताओं में कमजोरी नहीं है। कार्यकर्ताओं को बूस्टअप देना, कार्यकर्ताओं पे के कंधों पे हाथ रख के उनकी पीठ थपथपाना, ये नेता का काम होता है। आप कैसे अपने कार्यकर्ता को बूस्ट करते हैं? मेरे साथ लोग दिल से भी जुड़े हैं। फिर मेरा ऐसा है कि मैं कार्यकर्ताओं को अपने छोटे भाइयों की तरह
अपने बेटों की तरह या अपने सहयोगियों की तरह उनको मैं रखता हूँ। मैं भेदभाव की भावना या नेताओं की भावनाओं से हम राजनीति नहीं करते। आज से मैंने देखा 6000 वोट से, जब से 2002 से यहाँ चुनाव हो रहा है, 6000 वोट से कांग्रेस को यहाँ ज़्यादा नहीं पड़ा था। हमको 15,000 भी पड़ा जब हम जीते। तो एक पर्सनल रैपट भी, एक पर्सनल व्यवहार भी, ये सबसे ज़्यादा काउंट करता है। और राजनीतिक में सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि राजनीतिक आदमी को घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड तो रावण जैसे का नहीं रहा। राजनीतिक आदमी कभी घमंड नहीं होना चाहिए। शालीनता से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके, किसी भी उससे अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखते हुए अपने संगठन का काम करना चाहिए। पहाड़ में देखा जाता है कि कोई भी महिला अगर ग्राम प्रधान होती हैं या फिर यहाँ तक कि बीटीसी मेंबर भी होती हैं, तो उनके जो पति होते हैं उनके द्वारा वो पूरा कार्य किया जाता है और वो बिल्कुल भी निष्क्रिय रहती हैं। आपकी जो वाइफ हैं वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो वो क्या सक्रिय रहती हैं कि काम आप करते हैं? मेरे को काम करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो ऑफिस भी नहीं जाता हूँ। मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी है वो सब कुछ समझते हैं। उनके दादा उस समय के एमएलए मंत्री रही जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। 3 टर्म की तो उनकी दादी एमएलए रही और हरियाणा के अंदर जो है हेल्थ मिनिस्टर रही, एजुकेशन मिनिस्टर रही जब जॉइंट पंजाब हरियाणा होता था। तो उनको पहाड़ की महिलाएं इतनी सशक्त क्यों नहीं है? पहाड़ की महिलाओं थोड़ी शिक्षित भी होना जरूरी है। एक तो घर के माहौल से भी होता है ना। अब हमारे घर में 100 आदमी आते हैं, मैडम भी मिलती है उनसे। ये तो आपस में बैठ के ही सीखा जाता है ना। कोई पेट से सीख के तो नहीं आता है। जैसे हम काम करते हैं, हमारे काम करते करते वो भी सीख गई। लेकिन हम खुद, ठीक है, चुनाव जिताना एक अलग चीज़ होती है, एक अपना नाम करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। सब काम उनके माध्यम से होती है। ठीक इतना जरूर है कि जितने मेरे कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को मैं समायोजन करके उनसे वो कराता हूँ। वो खुद करती है इंडिपेंडेंट काम। 1984 के वक्त आप भी दिल्ली में ही थे। आपने बताया कि आप छात्र राजनीति में सक्रिय थे, तो उस समय सिख दंगे हुए, तो कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा नरसंहार कराया और खासकर बीजेपी अब इस मुद्दे को बार बार उछालती रहती है। तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं तो उस समय जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहाँ मैं भी खड़ा था, क्योंकि मैं डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष था। एम्स के पास में इंदिरा जी भर्ती थी, मर चुकी थी। अरुण नेहरू उस समय जो थे वो एक्सटर्नल होम मिनिस्टर हुआ करते थे। कुछ शरारती गुंडों तत्वों ने, हमारे सामने की बात है ये, कुछ शरारती गुंडों तत्वों ने वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद में ये मॉब की तरह बनता चला गया। उसमें लोग कहते हैं कांग्रेस का, दूसरे लोगों का, लेकिन मेरे को लगा कि जिन लोगों ने कराया था उनको तो मार ही दिया था। जिन लोगों ने उस समय वहाँ पे दंगा हो रहा था, स्टार्ट भी वैसे गुंडा एलिमेंट ज़्यादा था उसमें, लेकिन जब वो हो रहा था तो वहाँ से उनको, तो बाद में मेरे को लगा, चाहे उसमें अर्जुन दास थे, दूसरे थे, तीसरे थे, वहाँ पे जो थे वो सब मार ही दिए थे उग्रवादियों ने। राजनीति की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लोग लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। हम उत्तराखंड से बड़ा हिंदू कौन है, आप मुझे बताइए। उत्तराखंडियों से बड़ा हिंदू है कोई? जिसके 1 करोड़ की जनसंख्या में जिसकी 2 फोर्सें हैं, एक गढ़वाल रेजिमेंट है, एक कुमाऊं रेजिमेंट है। हिंदू ये अपने को कहते हैं क्या? ये अपने को हिंदू कहते हैं। हिंदू, उत्तराखंड से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। पहाड़ की बात आती है तो सैनिकों की बात जरूर आती है, क्योंकि पहाड़ के हर परिवार में कहते हैं कि एक न एक सैनिक जरूर होता है, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक आती है तो क्रेडिट कोई और ले जाता है। वो तो बीजेपी का एक, आपको पता है, बड़ी ड्रामेकार, बड़ी नाटककार, बड़ी वैसी पार्टी है ये तो खुद ही। अरे तुम फौजियों की ये बात करते हैं, इस कोरोना काल में फौजियों की भी तो 1 दिन की तनख्वाह काटी थी। वे फौजियों की तो ना काटते और लोगों की काटी थी, और सभी सरकारी नौकरियों की काटी थी। कम से कम फौजियों की तो 1 दिन की तनख्वाह नहीं काटते। और आज तक जो इन्होंने कहा था 1 पे 1 स्केल वाला, उसमें भी आज तक क्या हुआ? आप बताइए क्या हुआ उसमें? ये खाली भाषण वाली पार्टी है। फिर मैं कह रहा हूँ आपसे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस केंद्र में आई तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा? देखिए, उस समय भी मनमोहन सिंह जी ने उसमें वो करी भी थी। अब इतने तो हम नहीं कह सकते, सेंटर्स में हम एमपी होते या हम मिनिस्टर्स होते तब हम बात इस पे करते,
लेकिन करना भी चाहिए। 2022 का चुनाव मदन जी किन किन मुद्दों पर लड़ेंगे? देखिए, यहाँ एक तो बीजेपी की नाकार्ता जो इस समय चल रही है, दूसरा जो बेरोजगारों से इन्होंने छल कपट किया, बहुत छल कपट किया। जैसे इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज 32 करोड़ बेरोजगार कर दिए इन्होंने। दूसरा यहाँ पे एक तो पेंशन योजना जो इन्होंने खत्म करी, राशन खत्म किया, सस्ते गल्ले की दुकानों में 2.5 किलो चावल दे रहे हैं उस पे, और जैसे हमारे टाइम पे 2 पेंशन हम लोगों ने करी थी उसके, वो भी इन्होंने एक ही पेंशन करी है। तीसरा ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, एक ये सुअर बंदरों का। दूसरा जो ये आवारा पशु, इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। यदि कुछ लोग खेतीबाड़ी करना चाहते हैं तो उसको हमारे ये लोग, ये जो जानवर हैं, ये बर्बाद करते हैं। इस पे भी हम अपना कुछ कानून बनाकर इसको हम पास कराएंगे अपनी मैनिफेस्टो में, तो इस पे भी हम विचार करेंगे। बंदर और सुअर की समस्या की आपने बात करी, तो ये समस्या बहुत पुरानी समस्या है। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 4 सालों में इस पर्टिकुलर क्षेत्र पर कितना काम हुआ? कुछ भी नहीं, आज तक कुछ नहीं। तो सरकार तो कहती है कि हम पहाड़ी उत्पादों को खूब प्रमोट करेंगे, लेकिन पहाड़ी उत्पाद जब खेत में होगा ही नहीं तो कैसे? भाई, पहले सुअर बंदरों का तो आप बंदोबस्त करिएगा, तभी तो होगा। एक बताइए आप मुझे बात, एक बच्चा इंजीनियर है, इंजीनियर करके उसके खेत बंजर पड़े हैं, अभी इन्होंने चेक बांटे, ऋणों के चेक बांटे, एक भी चेक इनका एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, एक भी चेक इनका एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, मेहनत करके अपने आप खुद कर रहा है, उसके लिए उसमें सरकार की क्या देन है? एक भी कुछ भी देन नहीं है सरकार की। सरकार का काम होता है प्रोत्साहन देना। आप बैंक में चले जाओ ना, आप ऋण लेके दिखा दो, आपको ऋण मिल जाएगा, तब कहना आप। ये खाली ढकोसलेबाजी है ना, अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार दे देते हैं, टीवी में इश्तेहार दे देते हैं, यही है। आपको क्या लगता है 2022 में द्वाराहाट की विधानसभा में जनता की क्या ख्वाहिश है? देखिए, हमारा तो एक ही है कि जनता की जो मैं तो बड़ी योजनाओं पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जैसे एक A&M सेंटर में यहाँ इसका सैद्धांतिक स्वीकृति करा के लिया था। बच्चियाँ मेरी हल्द्वानी जाती हैं A&M करने, JNM करने, तो मेरा ये भी है कि उसको भी वो किया जाए। दूसरा, किसी भी विधानसभा में 1 डिग्री कॉलेज से ज़्यादा नहीं। मैंने यहाँ 3 डिग्री कॉलेज खुलवाए थे अपने टाइम पे, आज भी चल रहे हैं। एक चेकिराय की बिल्डिंग में चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम्स में मेरे 5 विद्यालय वित्तमानता के नहीं थे। हमारी सरकार आई कांग्रेस के, मैंने 5 के 5 विद्यालयों को जो है वित्तमानता कराया। यहीं पड़ोस में आप देख लीजिएगा, मैं तो शिशु मंदिर में, हम तो ऐसी भावना रखते हैं, हम तो कांग्रेस के लोग हैं, हम तो बड़ी विचारधारा के लोग हैं, मैं तो शिशु मंदिर जैसे को चिकन करा दिया जो RSS चलाती है। हमारे दिल में ऐसा नहीं रहता, इन लोगों के दिलों में रहता है। जब तक ये दिलों में इस तरीके की भावना पैदा करेंगे, मैं आज आपको बता दूं, कटुता, दुश्मनी आपस में, ये बैर रखना, ये जो है ये हमें सिखा रहे हैं, हम नहीं सिखा रहे हैं। हम तो कांग्रेस के लोग लीलेंट रहते हैं, चलो भाई काम करो, कोई भी हमारे दरवाजे पे आ गया तो खाली मत जाने। आपको क्या लगता है 2022 में ज़्यादा बड़ी टक्कर कौन देगा, UKD या BJP? अभी इस संज्ञान में बीजेपी का तो ये है कि बीजेपी का तो जिस हिसाब से उनका चल रहा है, जैसे DNA के लिए वो बार बार भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो मेरे को लगता नहीं, क्योंकि पिछली बार भी जो बीजेपी का वोट था वो UKD का वोट था, वो बीजेपी में शिफ्ट हुआ था। तो क्या UKD टक्कर देगी? रहेगी। आप टक्कर में तो क्या कह सकते हैं, क्या वो हो सकता है, लेकिन रहेगी। हाँ, लेकिन अपना हिसाब से मैं तो आपको बताऊं, अपने हिसाब से एक विकास की परिधि पे यदि हम वोट मांगेंगे, मैं तो पिछली बार भी उस पर मांगा, विकास की परिधि में हम वोट मांगेंगे तो हम 22 का चुनाव जरूर जीतेंगे। प्रतिपक्ष संवाद से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपका बेटा इतना तंदुरुस्त कैसे है? बाहर का खाना बंद, बेल वाल भोग, चक्की फ्रेश आटे से बनी रोटी खिलाइए।